स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की, जो आज के बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। जानते हैं, अगर आज की स्थिति से तुलना करें ना, तो उस समय का मगध 1000 गुना ज्यादा समृद्ध था। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के इस गौरव मगध साम्राज्य की रोचक कहानी को। तो ये जो मगध था, इसका केंद्र था आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये उस समय के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। समझिए, एक प्राचीन सुपर पावर का दिल था ये। मगध का जिक्र हमें सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है और इसका उदय 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था। पर हम जिस साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उसकी कहानी 544 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चलती है और यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी गई। तो सवाल ये है कि इतनी बड़े साम्राज्य पर आखिर राज किसने किया? देखिए, मगध पर कई राजवंशों ने शासन किया और अच्छी बात यह है कि उनके क्रम को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये क्रम है HSNM, यानी हर्यक, शिशुनाग, नंद और फिर मौर्य। आज हम मौर्य वंश से ठीक पहले के इन 3 बड़े राजवंशों पर ध्यान देंगे, जिन्होंने मगध के भविष्य की दिशा तय कर दी थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है हर्यक वंश से। ये विस्तार, महत्वाकांक्षा और धोखे की एक ऐसी कहानी है जो 544 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इन्होंने पूरे 52 साल तक राज किया, जो भारतीय इतिहास के सबसे लंबे शासनकालों में से एक है। इन्होंने अंग महाजनपद को जीतकर मगध का विस्तार किया और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया। बिंबिसार सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शादियों का इस्तेमाल किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी की तो दहेज में काशी मिल गया। फिर चेल्लना और शेमा से विवाह करके अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा सुरक्षित कर लिया। लेकिन इतने सफल और शक्तिशाली राजा का अंत आखिर हुआ कैसे? बस यहीं पर कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। हुआ ये कि बिंबिसार ने तो अपने बड़े बेटे दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन सत्ता के लालच में उनके अपने ही दूसरे बेटे अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया। और बस इसी एक घटना की वजह से हर्यक वंश को इतिहास में एक और नाम मिल गया, पितृहंता वंश। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। ये नाम इस राजवंश की विरासत पर हमेशा के लिए एक धब्बा बन गया। खैर, गद्दी पर बैठने के बाद अजातशत्रु ने प्रसेनजित से युद्ध किया और जीतने के बाद उनकी बेटी वाजरा से शादी कर ली। वो जैन धर्म को मानता था और एक खास बात ये भी है कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों का महापरिनिर्वाण उसी के शासनकाल में हुआ था। अपने पिता की हत्या के बावजूद अजातशत्रु ने एक बहुत ही जरूरी धार्मिक काम भी किया। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति उसी के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। लेकिन हिंसा का जो चक्र अजातशत्रु ने शुरू किया था ना, वो रुका नहीं। चलिए देखते हैं कि इस वंश का अंत कैसे हुआ। जैसा बोया वैसा काटा, इतिहास ने खुद को दोहराया। अजातशत्रु का बेटा उदयन इस वंश का दूसरा पितृहंता बना। उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। लेकिन हाँ, उसका एक बहुत बड़ा योगदान भी था। उसने पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसे मगध की नई राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसके बेटे अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक एक के बाद एक गद्दी पर बैठे। नागदशक इस वंश का आखिरी शासक साबित हुआ और आखिरकार 412 ईसा पूर्व में उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी और इस तरह हर्यक वंश का अंत हो गया। हर्यक वंश के खत्म होने के बाद मगध पर 2 और शक्तिशाली राजवंशों का राज हुआ, शिशुनाग और नंद। इन्होंने नई नई जीतें हासिल करके मगध की शक्ति को और भी मजबूत कर दिया। शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग ने की, जिसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया और अवंती के प्रद्योत वंश को हराया। उसके बाद आया कालाशोक, जिसने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र में बदल दिया और 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीत भी करवाई। और फिर आया नंद वंश, जिसकी स्थापना की महापद्म नंद ने।
उसे उग्रसेन, एक राट और सर्वशत्रांतक जैसी उपाधियां मिली थीं। सोचिए, उसे तो परशुराम का दूसरा अवतार तक कहा गया, और जो महान व्याकरणविद पाणिनि थे वो भी उसी के समय के थे। नंदवंश अपनी बेहिसाब दौलत के लिए जाना जाता था। ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि नंद शासकों के पास कितनी दौलत थी, जिसने उनकी सेना को और भी ताकतवर बनाया। नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद, और उसी के राज के दौरान 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये वो पल था जब भारतीय इतिहास दुनिया के मंच से जुड़ता है। तो इन सभी राजवंशों के बाद मगध की विरासत क्या है? आखिर मगध इतना जरूरी क्यों है? असल में इन शुरुआती राजवंशों ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर मौर्यों के समय में अपने शिखर पर पहुंचा। अब एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत ही धोखे और पिता की हत्या से हुई, वो भला इतिहास के सबसे महान राजवंशों में से एक यानी मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे बन गया? ये हमें शक्ति, महत्वाकांक्षा और विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।